9th का फिजिक्स है, मोशन चैप्टर, पार्ट 37। अभी तुम लोग को 3 महत्वपूर्ण ग्राफ और पढ़ना है। ये इसके बाद 2 इसमें है असमान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेग समय ग्राफ प्राप्त करें। त्वरण का अलग से ग्राफ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? जैसे त्वरण का संबंध वेलोसिटी से है, ये तो मालूम है। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को एक्सेलरेशन कहते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। दोनों तो एक ही तरह की बात हुई। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन 2 ढंग से होगा। जैसे मान लो किसी पिंड का वेग 1 सेकंड में, पहला सेकंड में किसी पिंड का वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, समझ गया। तीसरा सेकंड में उसका वेग हो जाता है 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर 5वां सेकंड में हो जाता है इसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद 7वां सेकंड में उसका वेग हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो बोलो तो एक जैसा परिवर्तन है। पहला सेकंड में किसी पिंड का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तीसरा सेकंड में इसका वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह 5वां और 7वां सेकंड का डाटा दिया हुआ है। तो अब त्वरण कैसे निकालोगे? पहला सेकंड से तीसरे सेकंड के बीच उसका त्वरण कितना था? अगर ये निकालोगे, पहला सेकंड यानी पहला सेकंड से तीसरा सेकंड के बीच त्वरण यानी एक्सेलरेशन v माइनस u बाय टी होगा। v का मान कितना है? 3 सेकंड, पहला सेकंड से तीसरा सेकंड, यानी तीसरा सेकंड में इसका अर्थ है तीसरा सेकंड, ये हो गया v का मान, अंतिम वेग हो गया। और पहला सेकंड में 5 सेकंड था, तो ये हो गया u, प्रारंभिक वेग। तीसरा सेकंड में निकालना है, तो इसका अर्थ है अंतिम वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें नहीं ना कोई कन्फ्यूजन है? बोलो। तो ये हो गया v का मान और ये हो गया u का मान। प्रारंभिक वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड पहला सेकंड में, तीसरा सेकंड में हम लोग देखें तो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया। तो आखिर वेग में कितना परिवर्तन हुआ, या इकाई समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, या वेग में परिवर्तन का दर क्या है? तो v का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। 10 मीटर प्रति सेकंड माइनस u, प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। समय तो 3 सेकंड में से 1 सेकंड घटाओ, 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में 2 सेकंड का अंतर है, t2 माइनस t1, तो ये 2 सेकंड हो गया। तो 2 सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड में से 5 मीटर प्रति सेकंड घटा दो तो कितना हुआ? 5 मीटर प्रति सेकंड बटा 2 सेकंड। तो अंक में अंक से भाग दो, 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रति बटा हो गया सेकंड s। ये सेकंड नीचे में है तो गुने सेकंड, ये हो गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीसरा सेकंड में अगर हम लोग निकाले पहला सेकंड और तीसरा सेकंड के बीच में त्वरण क्या था, तो त्वरण 2.5 मीटर प्रति सेकंड था। इसको समझा? तो ये हो गया तुमको के बीच a का मान 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पुनः निकालेंगे तीसरे सेकंड से 5वें सेकंड के बीच में त्वरण क्या था। तीसरे सेकंड से 5वें सेकंड के बीच में, तो तीसरे सेकंड से 5वें सेकंड के बीच त्वरण का मान निकालना है। तो तीसरा सेकंड से शुरू कर रहे हैं, तो शुरू वाला वेग यानी u का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है, ये हो गया u।
और निकाल रहे हैं तीसरे सेकंड से पाँचवें सेकंड के बीच। तो पाँचवां सेकंड अंतिम समय हुआ, तो अंतिम वेग हो गया, अंतिम वेग पाँचवें सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड था। तो A बराबर V माइनस U बाई टी। V हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड माइनस U 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। T का मान हो गया 5 सेकंड में से 3 सेकंड घटाएंगे 2 सेकंड बचेगा, 2 सेकंड। तो 15 मीटर प्रति सेकंड में से 10 मीटर प्रति सेकंड घटाओगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड बटा 2 सेकंड। फिर 5 बटा 2 का मतलब हो गया 2.5 मीटर। अब बटा में है सेकंड, ये सेकंड गुना हो जाएगा तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। बोलो। तो A का मान हो गया फिर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर परिवर्तन का दर 2.5 मीटर पड़ता है। हाँ, अंतिम तक निकालोगे। सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड के वृद्धि, यानी वेग में वृद्धि कैसे हो रही है, प्रति सेकंड के हिसाब से 2.5 मीटर वेग बदल रहा है। 2.5 मीटर प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में 2.5 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। समझ। तो यहाँ है किसी सरल, देखो असमान त्वरण के लिए तो ये त्वरण तुमको समान है, समान वृद्धि हो रही है, यानी हर एक सेकंड के बाद वेग में वृद्धि हो जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है जो वेग, कोई पिंड गतिशील है लेकिन त्वरण का मान 0 होगा, ऐसा हो सकता है? गतिशील है, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? त्वरण या तो धनात्मक होगा, यानी त्वरण धनात्मक होगा का अर्थ ये हुआ वेग में वृद्धि हो रही है, त्वरण अस्थिर है यानी 0 है, इसका मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे नहीं न होगा। और वेग में अगर कमी हो रही है, स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने से पहले वेग में कमी नहीं होगी तो गाड़ी कैसे रुकेगी अगले स्टेशन पर? जिस स्टेशन से ट्रेन खुलती है, खुलने के बाद देखना जो गाड़ी का वेग बढ़ रहा है, एक निश्चित दिशा में जा रही होती है तो वेग में वृद्धि होती है। कुछ समय के बाद मान लो वेग उसका हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी रफ्तार से जा रहा है, 3 घंटा तक चलता रहा। इसके बाद अब 2-3 किलोमीटर के बाद कोई स्टेशन आने वाला है जहाँ पर ट्रेन को रुकना है। बोलो तो वेग को घटाएगा कि बढ़ाएगा ड्राइवर? घटाएगा, यानी 60 किलोमीटर से लाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर धीरे धीरे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वेग घट रहा है। तो जब वेग घटेगा तो त्वरण माइनस में चला जाएगा, ऋणात्मक होगा। जब वेग में वृद्धि होगी, स्टेशन से गाड़ी खुलती है तो वेग में वृद्धि होने लगती है, तो इसका मतलब वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण वेग तो मंदन हो जाएगा। हाँ, जब वेग घटेगा तो ऐसा त्वरण क्या कहलाएगा? मंदन, रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन। तब एक्सीलरेशन यहाँ पर होगा ही नहीं। और जब वेग में वृद्धि होगी तब कहेंगे एक्सेलरेशन, धनात्मक त्वरण। और जब वेग में कमी आएगी तब ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन। और जब एक समान वेग से जा रहा है तब त्वरण का मान क्या होगा? समान। जब एक समान वेग से जा रहा है, देखो हाँ, जैसे यहाँ पर A अब B 0 होगा। यहाँ पर एक स्टेशन है, यहाँ दूसरा स्टेशन है। इस स्टेशन पर ट्रेन को नहीं रुकना है बल्कि इससे आगे वाला स्टेशन पर C पर रुकना है। यहाँ किसी ट्रेन का 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, B पर गया तो पर भी उसका चाल था 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम लोग ध्यान दिए तो प्रारंभिक वेग U कितना है? U बिंदु A पर प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड। परिवर्तन का दर ही नहीं। भी अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग B पर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यही ना अंतिम वेग मानेंगे। हम लोग B के सामने, स्टेशन के सामने खड़े हैं, गाड़ी नहीं रुकी लेकिन वेग पता चल गया। अंतिम वेग
20 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ से यहाँ जाने में मान लो 10 सेकंड लगा, समझ गया। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, a बराबर v माइनस यू बाय टी। v का मान है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस u का भी मान है 20 मीटर प्रति सेकंड। t समय लगा कितना, 10 सेकंड, तो बटा 10 सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड प्लस में और माइनस में भी कट करके शून्य हो गया, 0 बटा 10 सेकंड बराबर 0 में किसी भी चीज़ से भाग दोगे तो 0 होगा, यानी a का मान 0 आया। अर्थात यहाँ पर एक समान गति से, एक समान वेग से ट्रेन जा रही है। जब ट्रेन या कोई पिंड एक समान वेग से जा रहा होता है तो उस समय उसका त्वरण 0 होता है। तो त्वरण में 3 तरह की बात होगी। जब वेग में वृद्धि होती जाएगी तो त्वरण धनात्मक होगा, है ना ऐसी बात। और जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण 0 होगा। जब वेग में कमी आएगी तो ऐसी स्थिति में त्वरण ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, समझ गया। तो 3 तरह की स्थिति आती है, त्वरण या तो धनात्मक होगा या 0 होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसमें क्वेश्चन है असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ प्राप्त करें। तो असमान त्वरण का अर्थ क्या हुआ, दिमाग लगाओ। यानी कि कभी एक प्रति सेकंड कभी 2 मीटर बढ़ गया, उससे अगले सेकंड में 3 मीटर बढ़ गया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। मान लो हम लोग देख रहे हैं जो पहला सेकंड में वेग में वृद्धि हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, इससे अगले 1 सेकंड में हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, इससे अगले में हो गया तुमको 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी एक समान ढंग से वेग में वृद्धि नहीं होने पर त्वरण का मान असमान निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। ऐसे भी हो सकता है ना, पहले सेकंड क्या 2 मीटर प्रति सेकंड और फिर आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, कम भी हो सकता है। हाँ, जब मंदन की बात आएगी तो मंदन में भी यानी ऋणात्मक त्वरण में पहले सेकंड में मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड घटा चाल, दूसरे सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड घटा, तीसरे में 8 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड घट गया। तो ऐसी स्थिति में एक समान ढंग से तो नहीं घट रहा है वेग। जब एक समान ढंग से वेग में कमी नहीं आएगी तो इसका मतलब असमान ढंग से वेग में कमी आ रही है, और ऐसा त्वरण असमान त्वरण होगा। हम वो नहीं बोल रहे, जैसे कि पहला सेकंड में 5 गया, फिर 3 जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, तब क्या होगा? हाँ, तो पर भी असमान त्वरण हुआ, क्योंकि बाद में बढ़वे करेगा। असमान कोई जरूरी नहीं है। जैसे तू NH पर मोटरसाइकिल चलाओ, एक सीधी सरल रेखा में NH है, पहला मिनट में तू गया 20 मीटर मान लो, दूसरा मिनट में गया 30 मीटर और तीसरा मिनट में 10 मीटर भीड़ भाड़ के कारण, तो वेग में कमी बेसी होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में त्वरण एक समान नहीं रहा, असमान हो गया। असमान त्वरण रहेगा। कुछ और जानकारी लेना पूछना है तो देखो आंसर में, किसी सरल रेखा पर गतिशील पिंड का त्वरण एक समान नहीं हो, यानी किसी सरल रेखा या सरल रेखीय मार्ग पर कोई पिंड गतिशील है और ऐसी स्थिति में पिंड का त्वरण एक समान नहीं है तो वेग समय ग्राफ सरल रेखा नहीं होगा। अगर त्वरण एक समान रहेगा तो ऐसी स्थिति में वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, जो पिछले पाठ में पढ़ चुके हो। लेकिन किसी सरल रेखा पर गतिशील पिंड का त्वरण एक समान नहीं हो, यानी एक समान त्वरण नहीं हो, तो वेग समय ग्राफ सरल रेखा नहीं होगा। जब सरल रेखा नहीं होगा तो क्या होगा, वक्र रेखा होगा। तो इसी को दिखलाना है। देखो इसमें 2 स्थिति आती है। पहली स्थिति, समय के साथ बढ़ते त्वरण का वेग समय ग्राफ, यानी समय के साथ समय बढ़ता जा रहा है तो त्वरण भी बढ़ता जा रहा है।
त्वरण बढ़ेगा, इसका मतलब वेग में वृद्धि हो रही है ना। तो पहली बात ये होगी। दूसरी स्थिति, समय के साथ घटते त्वरण का वेग समय ग्राफ। स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी की क्या स्थिति रहती है? समय तो 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, लेकिन वेग घटने लगता है। तो समय के साथ घटते त्वरण, वेग घटेगा तो त्वरण भी घटेगा। तो समय के साथ घटते त्वरण का वेग समय ग्राफ कैसा होगा? तो ये दोनों तरह का ग्राफ तुम लोग को देखना है, लेकिन एक समान नहीं है। क्या? गतिशील पिंड का त्वरण। ऐसी स्थिति में जब एक समान नहीं हो, किसी पिंड का वेग, जब वेग ही नहीं एक समान होगा तो त्वरण कैसे एक समान होगा? वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण में वृद्धि होगी, वेग में कमी होगी तो त्वरण में कमी होगी। तो दोनों तरह की स्थिति में जब वेग ही असमान हो तो असमान त्वरण में दो बात होगी। समय के साथ त्वरण का मान बढ़ेगा तो बढ़ते त्वरण का वेग समय ग्राफ कैसा होगा? वक्राकार होगा। दूसरी स्थिति, समय के साथ घटते त्वरण का वेग समय ग्राफ, यानी वेग घटेगा तो त्वरण भी घटेगा। तो दोनों तरफ के ग्राफ की जानकारी तुम लोगों को लेना है, ठीक है। ये हम ग्राफ के लिए टेबल बनाए हैं, समय वेग का ग्राफ, समझा? वेग समय का ग्राफ। तो ऊपर वाला कॉलम में समय है, सेकंड में समय, कोष्ठ में एस है यानी सेकंड में, वेग है मीटर प्रति सेकंड में, समझा? तो दूसरे सेकंड में वेग है 3 मीटर प्रति सेकंड, समझ गया? दूसरे सेकंड में वेग हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड। तो दूसरे सेकंड, तो टाइम एक्सिस पर हम लोग पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह 15 सेकंड तक लिए हैं। वाई एक्सिस पर देखो, वेग मीटर प्रति सेकंड में है, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके, और 0 से लेकर के 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, समझ रहे हो? तो 2 सेकंड में वेग हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 सेकंड यहाँ पर है, तो वाई एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। वेग हुआ तुमको 3 मीटर प्रति सेकंड, 1, 2, 3, ये बिंदु यहाँ काटा। चौथे सेकंड में वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी चौथा सेकंड में वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 ये बिंदु प्राप्त हुआ। छठे सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड, तो छठा सेकंड ये है, 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 6, 7, 8 ये बिंदु प्राप्त हुआ। 8वें सेकंड में वेग हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड, तो 8वां सेकंड, 8वां सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड, तो 12 हो गया, ये 10 है, 11, 12 ये बिंदु प्राप्त हुआ। 10वां सेकंड में वेग हो गया 17 मीटर प्रति सेकंड, 10वां में 17 मीटर प्रति सेकंड, 15, 16, 17 ये बिंदु प्राप्त हुआ। 12वां सेकंड में वेग हो गया 24 मीटर प्रति सेकंड, 12वां सेकंड ये है, 12वां सेकंड में 24 मीटर प्रति सेकंड, तो 20, 21, 22, 23, 24 ये बिंदु प्राप्त हुआ। 14वां सेकंड में हो गया 32 मीटर प्रति सेकंड, ये 14 सेकंड है, 32 मीटर प्रति सेकंड, तो 30, 31, 32 ये बिंदु प्राप्त हुआ। अब सभी बिंदु को मिला दो, देखो तो एक सरल रेखा बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। किस टाइप का ग्राफ प्राप्त हुआ देखा? समय के साथ बढ़ते त्वरण का वेग समय ग्राफ। देखो तो 2 सेकंड बीता, 4 सेकंड, 6 सेकंड, समय बढ़ रहा है। समय के साथ बढ़ते त्वरण, तो वेग बढ़ेगा तब न त्वरण बढ़ेगा। तो दूसरे सेकंड में 3 था, चौथे में हर एक 2 सेकंड के इंटरवल पर लिए हैं। 3 से 5 हुआ, 2 का अंतर, फिर 5 से 8 हुआ, 3 का अंतर, 8 से 12 हुआ, 4 का अंतर। वेग में वृद्धि हो रही है,
इसका मतलब है समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही तो त्वरण भी बढ़ेगा। तो समय के साथ बढ़ते त्वरण का वेग समय ग्राफ यही हुआ। इसको समझा? तो ये पहली स्थिति, उसमें निष्कर्ष के रूप में कुछ लिखा जाएगा जो कि हम लिख देते हैं फिर बतला देते हैं। चलो ध्यान दो, ये ग्राफ किस रूप में हमें प्राप्त हुआ है? यही ग्राफ जो है ये वक्राकार, उसी को कहा जाएगा त्वरण का वेग समय ग्राफ। समझ गया ना? पहले वेग है तब न त्वरण है जी। कल्पना करो वेग नहीं रहेगा तो त्वरण रहेगा नहीं। तो वेग और त्वरण का अन्योश्रय संबंध है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जबकि वेग और चाल यानी स्पीड एवं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में भी फिक्स डायरेक्शन होता है ना। एक्सेलरेशन क्योंकि वेग में इकाई समय में परिवर्तन को कहते हैं, तो वेग में तो डायरेक्शन फिक्स है ना, तब न ये एक्सेलरेशन में फिक्स डायरेक्शन रहेगा ही। और कुछ शंका है? नहीं। पंक्ति देखो, यहाँ समय के साथ वेग में वृद्धि यानी परिवर्तन हो रही है। 2 सेकंड 3, ये इसको देख करके लगता है ना, तो छठा सेकंड में वेग है 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 8वां सेकंड 2 सेकंड के बाद हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड, फिर 2 सेकंड के बाद हो गया 17 मीटर प्रति सेकंड। यानी देखो तो बाएं से दाएं की ओर वेग में वृद्धि किस ढंग से हो रही है? एक समान ढंग से नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। एक समान ढंग से होने का अर्थ था प्रत्येक सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड का ही वेग बढ़े, या प्रत्येक सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन हो, 2 मीटर प्रति सेकंड हो या 3 मीटर प्रति सेकंड हो, शुरू से अंत तक। यहाँ सो बात नहीं है। हर एक 2 सेकंड के इंटरवल पर यहाँ पर देखो 3, 5, 8, 12, 17, 24, 32 कोई निश्चित मतलब ये बदलता हुआ मान है, बदलता हुआ वेग है। तो असमान वेग है ये टेबल में। तो असमान वेग समय के साथ बढ़ते त्वरण का वेग समय ग्राफ। किस स्थिति में त्वरण एक समान नहीं हो, यानी वेग एक समान नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हमें वक्राकार वेग समय ग्राफ कैसा मिलता है? वक्राकार, एक सरल रेखा के रूप में मिलता। तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, ये स्ट्रेट लाइन के रूप में नहीं मिलता है ना इसी बात। तो यहाँ समय के साथ वेग में परिवर्तन या वृद्धि हो रही है, लेकिन यह वृद्धि असमान है। वेग में वृद्धि असमान है। 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12 मतलब अंतर है। अतः त्वरण भी असमान होगा। जब वेग में वृद्धि असमान होगी तो त्वरण भी असमान होगा ही। और ऐसी स्थिति में त्वरण का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में नहीं बल्कि एक वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो है तो बहुत इजी, ग्राफ भी खींच लोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब रहता है, इसीलिए मतलब अच्छा से इस सब का कंसेप्ट लेते जाओ। अब दूसरी स्थिति देख, इसको उतार लो, तब दूसरी स्थिति। अब देखो दूसरी स्थिति, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, दूसरी स्थिति का ये टेबल है। ग्राफ खींचने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बतलाए है ना, एक टेबल बनाना पड़ता है जिसमें एक्स नियामक और वाई नियामक कॉलम में दिया जाता है, इसी तरह का बनाया जाता है। तो इसको देखो और इसको देखो, ये एक्स एक्सिस है जिसका दूसरा नाम क्या है? टाइम एक्सिस। ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हम लोग वेलोसिटी वेग लिए हैं मीटर प्रति सेकंड में, टाइम एक्सिस पर समय लिए हैं सेकंड में। अब ग्राफ खींचना है। 2 सेकंड के बाद देखो, 2 ये समय, ऊपर वाला समय का ये है टेबल और नीचे वाला वेलोसिटी का। 2 सेकंड में पिंड का वेग था 30 मीटर प्रति सेकंड, वेग मीटर प्रति सेकंड में लिए हैं। तो 2 सेकंड बीता तो पिंड का वेग हम लोग कितना देख रहे हैं? 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी 2 सेकंड बीता तो 2 सेकंड को आगे की ओर बढ़ाओ, ऊपर की ओर। 2 सेकंड में कितना वेग था दूसरे सेकंड में? तो 30 मीटर प्रति सेकंड।
तो ये है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ काटा, ये बिंदु प्राप्त हुआ, इसको ए मान लेते हैं। समझ गया। इसके बाद आ जाओ चौथे सेकंड में पिंड का वेग था 28 मीटर प्रति सेकंड चौथे सेकंड में। तो चौथा सेकंड ये है, कितना था 28 मीटर प्रति सेकंड। तो 25, 26, 27, 28 ये बिंदु है, ये बिंदु बी प्राप्त हुआ। फिर छठे सेकंड में वेग घट गया 24 मीटर प्रति सेकंड। तो छठे सेकंड में पिंड का वेग 24 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 25 से ऐसे एक पहले 24, बिंदु सी। समझ रहा है ना। समझ। आठवें सेकंड में पिंड का वेग हो गया 23 मीटर प्रति सेकंड। देखो लगातार घट रहा है। दूसरे में था 30 मीटर प्रति सेकंड, चौथे सेकंड में हो गया 28 मीटर प्रति ऐसे सेकंड। घटेगा तो मंदन हो गया। देख रहे हो, घटते त्वरण का वेग समय ग्राफ, त्वरण घट रहा है, इसका मतलब मंदन है ये। यानी स्टेशन की ओर गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने वाली है, तब न वहाँ वेग पर घट दिया रहा है हुआ 30 से है 28। असमान त्वरण, नहीं कि ऋणात्मक त्वरण। क्वेश्चन में दिया हुआ है असमान त्वरण, ऋणात्मक त्वरण का। घटते त्वरण मतलब समय के साथ घटते त्वरण। त्वरण घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा न मंदन। तो असामान्य त्वरण न हुआ, समान त्वरण में वेग में समान परिवर्तन होता है। पिछला छोरी ये मालूम, असमान त्वरण मतलब ये त्वरण असमान है, पहले त्वरण ही निकाल लो। तो ये त्वरण असमान है, नहीं है तो चलो देख लो। हाँ है क्योंकि वहाँ पर असमान त्वरण है। मतलब दूसरे सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड वेग था, ठीक 2 सेकंड के बाद यानी चौथे सेकंड में 28 हो गया। तो 2 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड न घट गया। अब फिर देखो चौथे सेकंड के बाद छठे सेकंड, ये 2 सेकंड का इंटरवल लिए है। छठे सेकंड में 28 से एकाएक 24 हो गया, 4 घट गया। इसी को देखकर लगता है जो त्वरण असमान है, असमान त्वरण है। लेकिन ये तो मंदन भी हो गया, रिटार्ड। असमान त्वरण है, और असमान त्वरण तो त्वरण की वृद्धि होगी तो पर भी न होगा जी। हाँ असमान होगा वृद्धि में भी, और वेग घटने पर भी, वेग बढ़ने पर भी समान ढंग। हम ग्राफ ये खींच दिए, मतलब ये बिंदु तैयार कर दिए हैं, इसको तू लोग समझ लोगे। अब सब बिंदु को मिलाना है तो पटरी रखोगे ना, तो देखो पटरी रखो, मतलब ये सीधी सरल रेखा नहीं प्राप्त होगा। जैसे इसको मिलाओगे, ध्यान से देखो, हम डबलिंग कर देते हैं। कैसा सरल रेखा है बोलो तो। जब सरल रेखा नहीं है तो कौन सी रेखा है, वक्र रेखा है ना। और बाईं ओर ऊंचाई हो और दाईं ओर कम ऊंचाई हो, ध्यान दो। ग्राफ में देखो बाईं ओर ऊंचाई है ज़्यादा और दाईं ओर कम है, तो ऋणात्मक त्वरण में ऐसी बात होती है। यानी ढाल ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो। ये ढाल है, स्लोप है, समझ गया। लेकिन ये कैसा एक्सेलरेशन है, कैसा रिटार्डेशन, मंदन, ऋणात्मक त्वरण है। घटते हुए मतलब ऋणात्मक बोला तब ये वेग में कमी आ रही है, इकाई समय में वेग में कमी आ रही है। तो एक सरल रेखा के रूप में नहीं प्राप्त हुआ, नहीं ना प्राप्त हुआ। तो असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ प्राप्त करे तो इसमें 2 पार्ट हो जाता है। पहला, समय के साथ बढ़ते त्वरण का वेग समय ग्राफ, क्योंकि असमान त्वरण है, ये नहीं है सिर्फ ऋणात्मक या धनात्मक। असमान त्वरण 2 तरह के होंगे, एक धनात्मक असमान त्वरण, दूसरा ऋणात्मक असमान त्वरण, है ना। तो दूसरी स्थिति में तू त्वरण का मान निकालना चाहते हो तो बोलो कितने से कितने सेकंड के बीच निकालना चाहते हो। ऋणात्मक ही आएगा। मान करके चलो हम लोग 5वें सेकंड से या छठे सेकंड से लेकर 12वें सेकंड के बीच त्वरण कितना था ये निकालना चाहते हैं। यानी छठे सेकंड से, चलो तुम ही लोग बतलाओ
छठे सेकंड से 12वें सेकंड के बीच त्वरण निकालना है। तो त्वरण का फार्मूला ये निकालना है, हाँ, v माइनस यू बाय टी। तो और ए भी, यहाँ पर v का मान बोलो और u का मान बोलो। यहाँ u बराबर कितना, प्रारंभिक वेग। तो छठे सेकंड से निकालना चाहते हो तो छठे सेकंड के ऊपर जाओ, बिंदु C पर देखो कितना वेग था, तो 24 पर है, 24 मीटर प्रति सेकंड था। समझा? समझ गए। तो 24 मीटर प्रति सेकंड, 12वें सेकंड अंतिम समय है, 12वें सेकंड, तो 12वें सेकंड अंतिम समय, तो अंतिम वेग 12वें भी 12वें सेकंड पर कितना, 14 है ना। इसमें भी देखो 12वें सेकंड पर बिंदु F, ये 15 से 1 कम 14 है, 14 मीटर प्रति सेकंड। T निकालना है, T कितना है, T2 माइनस T1। T2 अंतिम समय हुआ, अंतिम समय 12 सेकंड है, तो 12 सेकंड। T1 शुरुआती समय, प्रारंभिक समय 6 सेकंड, छठे सेकंड 6 सेकंड, 12 सेकंड में से 6 सेकंड घट गया, 6 सेकंड। इसलिए A बराबर V का मान आया 14 मीटर प्रति सेकंड माइनस U का मान 24 मीटर प्रति सेकंड बटा T आ गया 6 सेकंड। तो इसको घटाएंगे, 14 मीटर प्रति सेकंड में से 24 मीटर प्रति सेकंड घटेगा, तो माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड होगा बटा 6 सेकंड। इसको फिर तोड़ेंगे तो माइनस 10 मीटर, इसको काट दो, 2 से 3, ये हो गया 5, तो माइनस 5 बटा 3 मीटर सेकंड। तो मीटर, ये प्रति है यानी बटा सेकंड, ये ऑलरेडी नीचे में है बटा के नीचे, तो ये नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 5 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 बटा 3 में भाग भी दे सकते हो। तो देखो माइनस में आया, इसका मतलब वेग में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, क्योंकि त्वरण हमको ऋणात्मक आ गया, तो ये मंदन है। समझ गया? यानी इकाई समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इकाई समय में वेग में माइनस चिन्ह बतलाता है जो ऋणात्मक त्वरण है, यानी वेग में कमी हो रही है। देखो ऋणात्मक पर जाओ तो 0 से नीचे तो वेग नहीं होगा, या त्वरण हो सकता है 0, लेकिन वेग नहीं 0 होगा, कुछ न कुछ तो होगा न जी। समझ गए। तो इसे ही मंदन कहते हैं। इसको समझ गया अच्छी तरह। अब एक ग्राफ बचा है और 1 2, एक ठो तो है ही, शायद दूसरा भी है, इसको अगले पार्ट में बतलाएंगे, तब हिसाब है इसमें।